नमस्कार, आज संडे है, थोड़ा ब्लॉगिंग करके देखते हैं। ये देखो, अगस्त वुमेन्स क्लिनिक, एक नया हॉस्पिटल आया है यह पापुनाला 2 माइल्स नाहरलगन। वाह, नाहरलगन और ईटानगर दोनों का बीच में ये देखो पापुतू लिखा हुआ है किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त वुमेन्स क्लिनिक। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी ओपीडी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या क्या लिखा है, एडवांस 3D भी है। ओके, अल्ट्रासाउंड। वाह, 3D के बारे में पूछेंगे, अंदर क्या हो रहा है देखेंगे। और ये हो गया हॉस्पिटल, पहुंच गया ये सिक्योरिटी रूम, शायद ये पार्किंग है। हेलो सर है, चलो अंदर जाके देखते हैं। ओके, ये हो गया हॉस्पिटल, पहुंच गया। ओह सैमसन, वेलकम हेलो। वेलकम, आइए। आज संडे है, आराम कर रहा होगा। यस, आप बैठिए। अच्छा, ये अभी आपको हॉस्पिटल को दिखाइए ना थोड़ा सा, हम थोड़ा सा ब्लॉग। This is my small Oh, yeah. OPD. Okay. And this is फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, Thank you. बहुत बहुत बधाई हो नया अस्पताल के लिए। Thank you so much. अभी ये कितना समय हो गया, मतलब हॉस्पिटल कितना टाइम हो गया? ये हॉस्पिटल से फॉर्मली भी डिड नॉट इनॉग्रेट, बट हम लोग 2 जनवरी 2025 से वी हैव स्टार्टेड। इट्स बीन जस्ट वी हैव फिनिश्ड 4 months. Almost 4 months. 4 months. 4 Oh, months we yeah. have finished. This is चलिए, fifth month. और दिस इज योर चैम्बर ना? This is my chamber. Oh, OPD. Very small chamber, and that is the ultrasound room. ओके, From दिखाना here, अल्ट्रासाउंड देखिए। ultrasound में यहाँ से if I go, ये अल्ट्रासाउंड from रूम। here patient comes, यहाँ से Okay. patient आते हैं। हाँ। फिर ये हमारा ultrasound evolution Okay. P8 system है। ओके, चलो ठीक है। ये चैम्बर है, बहुत सुंदर है, कोजी है, अच्छा है। यहाँ पेशेंट को देखता है ना। Yes. और वो कौन है? ये गौतम बुद्ध है for What? peace of mind. पीस ऑफ माइंड। आप बुद्ध को मानता है? नहीं, एवरी रिलीजन को, मैं धोनी पोलो हूँ, हाँ। बट सब रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है। Okay. गौतम बुद्ध शांति का प्रतीक है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जमसन सर को मिल गया ये सर्टिफिकेट वगैरह है ना? दिस इज माय सर्टिफिकेट। हाँ। ये सबसे पहले मैंने जब लैप्रोस्कोपी सीखा था 2011। कहाँ से सीखा? फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर। ओके, दिस इज फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से। दिस इज फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम सिंगापुर। ये IOIP है तो इन हाँ, ये सब तो मैंने बहुत सारे इंडिया से है, लेकिन सुराबाया जैसे कि ये मलेशिया हो गया। ये मलेशिया का है। हाँ, तो ये सब बहुत सारा सर्टिफिकेट। ये GM क्या है? हिस्ट्रोस्कोपी। ओके, ये भी। चलो ठीक है, बताइए ये क्या चीज़ है? तो दिस इज ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। ये रिसेप्शन एरिया। पेशेंट्स लोग यहाँ वेट करते हैं। हाँ। एंड आई हैव केप्ट बुक सेल्फ्स आल्सो। ओके। यहाँ पे दीस आर ऑल मोटिवेटिंग बुक्स, जो Oh. भी पढ़ना चाहते हैं फ्री Oh. टाइम में यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। हाँ। These are जैसे कि आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, वाह, ये हाउ बहुत टू important। मैनेज टाइम, हाउ टू बी कामर व्हेन यू आर वर्किंग, हाउ टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। और ये TV है। सेल्फ मोटिवेटिंग हाँ। बुक्स वगैरह रखा है। आज संडे है तो पेशेंट नहीं है। संडे OPD क्लोज। ओपीडी नहीं होता है। ओके, OT वगैरह होता है संडे को समटाइम्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यहाँ पेशेंट यहाँ आके ये PCPNDT डेस्क। यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, और अल्ट्रासाउंड के लिए भी यहाँ पे PCPNDT में एंट्री करना पड़ता है। एनी पेशेंट हु आर प्रेग्नेंट हैज टू फिल PCPNDT फॉर्म। ओके, ये हो गया रिसेप्शन। ये हमारा reception। हेलो मैडम, ठीक है ना? ओके, ये रिसेप्शन ना। उसके बाद ये हमारा जस्ट सन मेडिकोस, ये फार्मेसी। ओके, फिर हमारा आप इफ यू कम हाँ हियर, हाँ। दिस वे वी हैव, ये अल्ट्रासाउंड रूम है जो पेशेंट यहाँ से जाते हैं। Okay. दिस इज एक्सरे रूम। ओके एक्सरे। ओके, दिस इज कैबिन। हाँ। बेसिकली ये हॉस्पिटल जो है क्या का हॉस्पिटल है, मतलब इनफर्टिलिटी का सिर्फ है? ये वुमेन्स क्लिनिक मतलब ऐसे तो दिस इज फॉर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, हाँ। फॉर एनी गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे मेनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड IVF। Okay. लेकिन प्रेगनेंसी, डिलीवरी, बेबी हाँ। सब कुछ है। सो ये जैसे हमारा ये लेबर रूम है, दिस हाँ। इज लेबर रूम। Okay. यू सी डिलीवरी Living room आपका। है। ओके, देख सकते हैं, दिस इज चलो देखते हैं अंदर। हाँ। फुल्ली इलेक्ट्रिक बेड है। ओह, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक बेड है। अच्छा। तो ऐसा वाला बेड हाँ। आप देख सकते हैं। डिलीवरी का समय में ऊपर नीचे करने के लिए। ऊपर नीचे करने के लिए ओके फुल्ली इलेक्ट्रिक बेड। ओके, यहाँ डिलीवरी होने का बेबी कहाँ रखेगा? बेबी को नॉर्मली Yeah. यार हम लोग का जो लेबर रूम है, मेन लेबर रूम इज शिफ्टिंग अबव। दिस इज Okay.
जस्ट फॉर द टाइम बीइंग हमारा लेबर रूम है, बट मेन लेबर रूम ऊपर में तो है, बेबी बहुत बड़ा सा। बेबी को तो ये बेबी का वार्मर जस्ट जस्ट गर्म करने के लिए ना Yes, बच्चा yes. को थोड़ा वार्म में रखेगा। तो ये सब कैबिन्स है हमारा। हाँ। ये सब Cabins दिस इज डॉक्टर्स रेस्ट रूम। कितना केबिन है? दिस इज आल्सो 7 cabins है। 7 cabins. एज ऑफ नाउ 7 cabins। इन द ग्राउंड फ्लोर राइट नाउ ना? ग्राउंड फ्लोर में 2 cabins है। 2 cabin. और ऊपर में ओके, ये रैंप है। हाँ। और ये क्या है? इंजेक्शन कलेक्शन। ओके, यहाँ पे हाँ सिस्टर्स का रूम है, यहाँ पे इंजेक्शंस हाँ। और सैंपल कलेक्शन यहाँ पे करते हैं। ओके, और ड्रेसिंग वगैरह। बट वी आर गोइंग टू शिफ्ट दिस टू अनदर रूम, बिगर Okay. रूम। चलिए ऊपर देखते हैं। हाँ। एंड दिस इज आवर फर्स्ट फ्लोर। ओके, ये ये हो गया फर्स्ट फ्लोर ना? यस, ये फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर आ गया। फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है? फर्स्ट फ्लोर में बेसिकली आप इधर देखिएगा, ये भी एक ओपीडी है। ओ, Probably pediatric OPD. Okay. We'll be making it as a pediatric OPD. बच्चा का डॉक्टर बैठेगा। बच्चा का डॉक्टर हाँ। बैठेगा। फिर ये नर्सिंग स्टेशन है। ओ, ये नर्सिंग स्टेशन है। हेलो, कैसे है? ठीक है आप लोग? ठीक है सर। आज संडे है फिर भी आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जी सर। और अच्छा। चलो ये हमारा ये नर्सरी मतलब? बेबी निकू। ओ, देखिएगा चलो। हाँ, अपने यहाँ- ओके, ऐसे देखते तरह बाहर से। ओके, ये निकू ना? अभी तो फिलहाल बच्चा नहीं है, अभी बेबी को दे दिया। दे दिया। चलो ठीक। फिर ये हमारा यहाँ पे सीमेंट कलेक्शन रूम है। सीमेंट कलेक्शन। सीमेंट Okay. हाँ। सैंपल। सैंपल को सीमेंट को यहाँ लेगा। Okay. फिर ये हमारा ये सर्विस रूम। सर्विस मतलब? सर्विस रूम मतलब यहाँ से पूरा बेड्स, बेडशीट वगैरह जो भी टॉयलेटरीज है सब यहाँ से ही पेशेंट को जाता है। right, दे टेक केयर ऑफ द रूम्स एंड ऑल। ये Okay. रूम्स को हाँ, बेडशीट वगैरह चेंज bedsheet करना, वगैरह पिलो सब वगैरह। change हाँ, करना। राइट। ओके, एंड फिर हमारा यहाँ पे इफ यू सी हाँ। हमारा एवरीथिंग इज लैन कनेक्टेड है। ये पूरा लैन कनेक्शन है। मतलब इंटरनेट कनेक्शन है। And if you Okay. see यहाँ पे म्यूजिक बजता है। ओ राइट, रियली? हाँ, एक एम्बियंट देगा, एक एम्बियंस के हाँ, लिए, हाँ। सो दैट पेशेंट फील्स तो बेटर। रिलैक्स करेगा ना, गाना वाना डाल देगा। तो ऐसे ये हमारा लैन कनेक्शन पूरा अंदर पूरा। अभी भी म्यूजिक आ रही है ना? हाँ, म्यूजिक आ रहा है। ओके। There are 5 cabins. हाँ। 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 cabins है यहाँ पे। तो अभी जाएगा हम लोग ये सेकंड फ्लोर, ये सेकंड second फ्लोर जाएगा। हाँ, तो ये हो गया हम लोग। कौन सा फ्लोर आ गया? ये हमारा सेकंड फ्लोर है। Second floor. Basically, this floor is restricted floor है। ये हमारा हेलो, हाउसकीपिंग स्टाफ है। हाउसकीपिंग स्टाफ है। चलो ठीक है। तो ये जैसे कि IVF यूनिट एंड OT। IVF एंड ऑपरेशन थिएटर है। फिर यहाँ पे हमारा IVF एग्जामिनेशन रूम एंड IVF का ये है। IVF के बारे में थोड़ा बताइए ना, मतलब क्या करता है यहाँ में? बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यूनिट। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जहाँ पे हम फीमेल जिसको बच्चा नहीं हो पाता है हाँ, नेचुरली, तो हाँ। उनका फीमेल का एग्स लेते हैं, फिर मेल का स्पर्म लेते हैं। हाँ। देन वी हैव IVF लैब इनसाइड। ओ, यहाँ पे? हाँ, वो लैब के अंदर इट्स टोटली सेक्लूडेड। हाँ। आप कोई दूसरा आदमी नहीं जा सकता है। हाँ, मतलब प्रॉपरली स्टेरिलाइज होके जाना पड़ता है, हाँ। क्लीन ड्रेस हाँ। विदाउट एनी मतलब हम लोग अंदर जाने से क्रीम से मेकअप सेकअप लगा के भी नहीं जा सकते। इट्स वेरी रेस्ट्रिक्टेड, हाईली मतलब Yes, yes. मेंटेन जोन है। यस उसको हम लोग एवरीडे क्लीन भी करते हैं। फिर हाँ। यहाँ पे हम लोग पेशेंट्स को बेसिकली IVF पेशेंट्स लोग को यहाँ हाँ। पे इंजेक्शंस देते हैं। हाँ। 11 to 12 डेज इंजेक्शन। देन वी डू हमारा IVF का ओवम पिकअप का रूम अलग है। ओ, तो ओवम पिकअप का रूम अलग है। फिर IVF का जहाँ पे लैब होता है, एम्ब्रायोलॉजी लैब, वो कनेक्टेड रहता है एक छोटा सा विंडो से। तो यहाँ पे हम लोग एग पिकअप करते हैं, एग को हैंड ओवर कर देते हैं, फिर वहाँ पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके बेबी बनाते हैं। हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे हम लोग का D3 एम्ब्रायो हो गया, फिर ब्लास्टोसिस्ट वगैरह कल्चर के लिए। तो हाँ। अंदर में सब इंक्यूबेटर्स हैं हमारा। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। फिर ये ऑन IVF पेशेंट्स जिसको या फिर ऑपरेशन पेशेंट्स, इसका रिकवरी रूम है। ओके, यहाँ रिकवरी। जस्ट रिकवर करते हैं। एंड दिस इज MRD सेक्शन है जहाँ पे रिकॉर्डिंग maintenance रिकॉर्ड्स वगैरह। हाँ, चलो ठीक है। तो ये फ्लोर में तो आप OT के अंदर तो आप नहीं जा सकते, बिकॉज हाँ। वी हैव टू चेंज एंड ठीक है, कोई बात नहीं। बट हमारा ऑपरेशन थिएटर के बारे में इफ यू वांट टू आस्क हाँ, यू कैन आस्क। अच्छा चलिए यहाँ पे पूछता हूँ आपको। ऑपरेशन यहाँ पूछते हैं आपको बैठ के। आप ये जो खास मतलब इसका जो मतलब OT का IVF सेंटर प्लस आपका OT है, इसमें खास क्या टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है आपके यहाँ पे, मतलब फैसिलिटी वाइज OT की बात कर रहे हैं? IVF तो है ही हाँ, है। हाँ। IVF में वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, बट इन ऑपरेशन थिएटर में भी हमारा पूरा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। जैसे कि
ओपन सर्जरी तो हमारा पूरा ही है, लेकिन वी आर नॉन फॉर, जैसे मैं लैप्रोस्कोपी करता हूँ फॉर लास्ट 13-14 ईयर्स से मैं लैप्रोस्कोपी ही कर रहा हूँ, गायनेक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें मिनिमल होल करके करते हैं। अर्लियर हम लोग 2D लैप्रोस्कोपी में करते थे, बट रिसेंटली 3D लैप्रोस्कोपी सिस्टम हमारे यहाँ पे आ गया है। अभी हम बोर्ड में देखा था 3D लिखा हुआ है, तो 3D का क्या खासियत है? 3D एंड 2D में आई हैव 2D भी है, 3D भी है। 2D में डेप्थ का परसेप्शन नहीं होता है, बट 3D में डेप्थ का परसेप्शन होता है। तो डेप्थ का परसेप्शन होने का के वजह से हम लोग का सर्जिकल प्रिसीशन, जो सर्जरी का प्रिसीशन स्किल और लर्निंग कर बहुत कम हो जाता है, तो बेटर सर्जरी कर सकते हैं। और टाइम भी जल्दी हो जाते होंगे? टाइम भी बहुत जल्दी होता है। अर्लियर जैसे एक यूट्रस को मुझे निकालना होता था, इट यूज्ड टू टेक मी 1.5 आवर, नाउ इट टेक्स मी 15 to 20 मिनट्स। 20 मिनट आराम से यूट्रस निकाल लेते हैं। इससे मतलब कितना टाइम आपको बच जाते होंगे ना? आप जैसे 1 घंटा में 2-3 केस आराम से कर लेते हैं, जबकि पहले तो 1 घंटा में एक केस लगता है, 1 घंटा से ज़्यादा लगते थे। जो 3D लैप्रोस्कोपी हमारे यहाँ पे SQ लैब का है, SQ लैब कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत हाई है, बट दिस इज 100th इंस्टॉलेशन ऑल ओवर इंडिया में, सब सेंटर में नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में मतलब नॉर्थ ईस्ट में 2 या 3 होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे फर्स्ट इन ऑल ओवर इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन अरुणाचल प्रदेश, 100th इन इंडिया, 100 इंस्टॉलेशन। ये एडमिन ऑफिस होगा? ये एडमिन ऑफिस है, ये लैब है। ओके, लेबोरेटरी है, चलो ठीक। ओके, ये बाहर आ गया, ये पार्किंग है और यहाँ पे कैंटीन भी है, स्टाफ कैंटीन और पब्लिक के लिए बाहर का एम्बियंस। तो अभी आपका हॉस्पिटल तो हम पूरा देख लिया है, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा, एकदम क्यूट है। और यहाँ पे एक्चुअली IVF के बारे में मतलब थोड़ा सा आपको पूछेंगे, क्योंकि लोगों को जानना ज़रूरी है और अवेयर भी इतना नहीं होता है हमारा यहाँ तो, क्योंकि IVF जो जहाँ स्टार्ट हुआ ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, मतलब आपका हिसाब से तो शायद आप ही यहाँ पे रेगुलेटरी मतलब IVF में लाया है, आपको ऐसा लग रहा है। फर्स्ट IVF भी आपका हाथों से हुआ है क्या? शायद वो कब हुआ था फर्स्ट IVF? 2019। अभी वो बच्चा कितना साल हो गया? बड़ा हो गया होगा। आप मिलते हैं बच्चा को? अभी एक बार मिला था जीरो में। और जीरो का है? नहीं है तो यहीं का है, लेकिन मिला था जीरो में, काफी बड़ा हो गया, वेरी क्यूट गर्ल। तो IVF मतलब का सबसे बड़ा मिथ क्या है एक्चुअली? पब्लिक का क्या परसेप्शन है? पब्लिक IVF को क्या आपका हिसाब से मतलब पब्लिक को क्या जानना चाहिए? IVF का ये है कि बहुत सारा पेशेंट्स लोग आते हैं कि सर मेरा ट्विंस लगा दो, तो ट्विंस लगा दो का मतलब क्या है? मतलब IVF इज नॉट समथिंग लाइक आप बाजार गया, आपको 1 kg आलू दो, 1 kg टमाटर दो, उस तरह का नहीं। और लड़का बच्चा भी दो, लड़का बच्चा दो, ये लड़की दो, ऐसे करके नहीं होता है। दिस इज टोटली assisted reproductive technology का ART Act 2021 which has been redefined in 2022, उसके हिसाब से आप ART एक्ट के हिसाब से आप कोई ऐसे सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 एज कैटेगरी भी है। आप सपोज फीमेल मोर देन 21 ईयर्स है, वो IVF कर सकता है, बट शी शुड नॉट बी मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज। मेल शुड बी मोर देन 21 ईयर्स, बट मेल शुड नॉट बी मोर देन 55 ईयर्स। तो ये एज ग्रुप ही कर सकता है IVF। मतलब लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी ना, हम पहले जमाने में टेस्ट ट्यूब बेबी तो बोलता है, तो मतलब लेमन के हिसाब से लोग सोचते हैं कि IVF करने आए तो उन लोग प्रेग्नेंट हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरली। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जो IVF सक्सेस उसका फेलियर को डिफाइन करता है। जैसे इफ यू से यूनिवर्सली IVF का जो सक्सेस रेट है दैट इज ओनली 30 to 40%। अगर कोई बोलता है कि 30 to 40% से ज्यादा है, दैट पर्सन इज लाइंग एक्चुअली। अच्छा, तो ऐसे नहीं होता है। 2019 को आप फर्स्ट बच्चा जन्म दिया था IVF से, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अभी तक कितना आपका हाथों से मतलब काउंट तो नहीं किया है, बट इट शुड बी मोर देन 3 फिगर्स, मतलब 100 से ज्यादा हो गया। 100 से ज्यादा मतलब आपने बच्चा मतलब बना दिया है। वो बहुत बड़ा चीज़ है एक्चुअली, नॉट ओनली फॉर योर प्रोफेशन बट एक ह्यूमन रेस को अभी देखा जाए तो 100 बच्चा मतलब ज़्यादा आप बना चुका है मतलब आपका हाथों से। इससे क्या और हो सकता है जो मतलब एक ह्यूमन बनाया, और टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत रोल है। तो आपको सबसे चैलेंजेस क्या लगता है मतलब हमारा स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपको IVF के बारे में? अरुणाचल प्रदेश बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, पीपल आर वेरी इग्नोरेंट। उन लोग सोचते हैं बेचारे, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। आई रिमेम्बर वन पेशेंट हु इज फ्रॉम करादादी, एंड
बेचारा उसने बहुत इतना साल हो गया। उसका फर्स्ट टाइम मैंने जब आईवीएफ किया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया। प्रेगनेंसी हो गया तो खराब हो गया, मतलब दूसरा जगह प्रेगनेंसी हो गई, इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। देन सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुआ, ट्विंस हुआ। अच्छा। तो ट्विंस हुआ, फिर क्योंकि प्राइवेट में ज्यादा खर्चा हो जाता है डिलीवरी ये सब के लिए, सो मैं उसको थ्रिम्स में भेज दिया। तो बेचारा उन लोगों को कुछ पता नहीं होता, उन लोग सोचता है आईवीएफ खेती बाड़ी बेच के आता है, आईवीएफ करने जाने से आईवीएफ में सक्सेस होगा ये सोच लेता है। बट इट इज माई ड्यूटी एट द सेम टाइम, जितना भी मेरा पेशेंट्स लोग आते हैं मैं सबको ये समझाता हूँ कि आप आईवीएफ करेगा तो आपको सक्सेस होगा करके जरूरी नहीं है। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो देयर आर सो मेनी फेलियर स्टोरीज मेरा अंदर, सक्सेस स्टोरी भी है लेकिन फेलियर स्टोरीज भी है। सो पीपल अरुणाचल में या कहीं पे भी इफ समबडी इज एक्सपेक्टिंग बेबी दे डोंट वांट टू फेस फेलियर, तो फेलियर होना नहीं चाहता है। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, आपका सक्सेस होगा या फेलियर होगा, बीच वाला नहीं होता है आपका, सक्सेस फेलियर का बीच वाला नहीं होता है। बट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन, जैसे कि स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश की, एक तो इग्नोरेंस है, इसका नॉलेज ज़्यादा नहीं है, दूसरा है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, बिकॉज मालूम नहीं है ना, ये लोग प्रेगनेंसी हो जाता है, टीनेज प्रेगनेंसी, फिर अबॉर्शंस या प्रेगनेंसी हो जाता है, अबॉर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीनेज प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शंस बहुत करते हैं। तो ये सबसे क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी होने का चांसेस इन फ्यूचर कम हो जाता है, अबॉर्शंस वगैरह। इसमें आईवीएफ में भी फेल होने का चांसेस ज्यादा है। क्योंकि आप अबॉर्शन करते हो तो यू आर इनडायरेक्टली गिविंग इन्फेक्शन टू यूट्रस, तो देयर आर सो मेनी, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस इज वन ऑफ द डिजीजेस जिसमें आईवीएफ का सक्सेस और भी कम हो जाता है। तो दिस डिजीजेस ना, ये सब डिजीज के कारण से आईवीएफ का सक्सेस कम हो जाता है। तो आप लेमन लोग को आप बता दीजिए कि मेरा व्यूअर्स लोग को, मतलब जो भी हो, एक पब्लिक लोग को, अरुणाचल प्रदेश का जो पब्लिक लोग को, मतलब ये जो इनफर्टिलिटी का जो है कॉमन बेसिक जो कॉजेस क्या क्या है, मतलब क्यों इनफर्टिलिटी हो रहा है, मतलब मेल और फीमेल फैक्टर्स जो भी हो, मतलब। और बहुत लोग हमारे यहाँ सोसाइटी में तो फीमेल को ही बदनाम करता है, मतलब ये बच्चा नहीं हुआ, इसको शादी दोबारा शादी करना है, या फिर लड़की जन्म नहीं दिया, सॉरी लड़का जन्म नहीं दिया, इस टाइप का बहुत होता है ना हमारा सोशल। मेल एंड फीमेल ये दोनों, आपका प्रेगनेंसी कैसे होता है, प्रेगनेंसी ऑकर्स बिकॉज फीमेल का एग के साथ मेल का स्पर्म फर्टिलाइज होता है। तो जब मेरे पास बहुत सारा जब कपल आते हैं, आई हैव सीन फीमेल पूरा चेकअप कराते हैं, मेल को कुछ चेकअप नहीं कराता है, ये मान लेता है कि मेल ठीक होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। अब मेल का भी 50% हाथ है, फीमेल का भी 50% हाथ है प्रेगनेंसी होने में। किसी को ब्लेम करने का वो नहीं है, किसी को ब्लेम करने का नहीं, स्पेशली ये देखो इस कॉन्टेक्स्ट हमारा सोसाइटी में आप गालो, हम अगर आज का सोसाइटी में अगर मैं गालो हूँ और गालो पढ़ा लिखा है, तो आओ बजमान गोया में ही कब बोलात का ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, वो गलत है, गलत है ना। आई हैव सीन यहाँ पे जब लड़की का प्रॉब्लम होता है तो लड़का रेडी होता है शादी करने के लिए, 2-3 एनी नंबर ऑफ बीबीज शादी करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जब मेल का प्रॉब्लम होता है लड़की चुपचाप रहता है, वैसे रहना, दे डोंट से एनीथिंग। आई हैव सीन मेनी फीमेल्स यहाँ पे मेरे पास इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करने आते हैं, तो मेल का प्रॉब्लम होता है, बट फीमेल क्या करे, चुप के रहना पड़ता है, कुछ बोल नहीं सकता। सो फीमेल एंड मेल बोथ आर इक्वली रिस्पांसिबल फॉर इनफर्टिलिटी। इसलिए अगर लड़की का भी कमी हो सकता है या लड़का का भी कमी हो सकता है, दोनों इक्वली रिस्पांसिबल लेना है, अगर किसी का भी हो सकता है, दोनों का ही टेस्ट कराना है। इट इज नॉट कि फीमेल को करना है मेल को नहीं करना है, दोनों को ही करना है। एंड प्रॉब्लम फीमेल का ट्रीटमेंट करना आसान होता है, बट मेल इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट मेल इनफर्टिलिटी। तो शादी करने के बाद आपको, मतलब नॉर्मली लोगों को शादी करने के बाद कितना साल में आपको इनफर्टिलिटी, मतलब आप डाउट कर सकते हैं, और कितना साल में नॉर्मली मतलब बच्चा होना चाहिए, मतलब आइडियली जैसे आप जितना यंग होगा 20 to 30 इयर्स में एक्चुअली फैमिली कंप्लीट कर लेना है मेरे हिसाब से, बिकॉज एग जो होगा वो भी यंग होगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा, स्पर्म जो होगा वो भी यंग होगा, क्वालिटी अच्छा होगा। तो जितना आप लेट करेगा उतना चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होने का रहता है। क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट बोलते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट का मतलब है अगर कपल सपोज 25 इयर्स का कपल है और 35 इयर्स का कपल है, कंपेयर करेगा तो 25 इयर्स का कपल का चांसेस ज्यादा होता है एक अच्छा प्रेगनेंसी देने का, रेदर देन कपल जो 35 इयर्स ओल्ड है, उन लोगों का प्रेगनेंसी होने का भी चांसेस कम होता है, और प्रेगनेंसी होने से एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने का भी चांसेस हाई रहता है। सो इट इज मच बेटर बिफोर 30 इयर्स आइडियली यू शुड
कंप्लीट योर फैमिली। अगर बच्चा नहीं हुआ तो मतलब एज कितना एज से आप सेफली आपको आईवीएफ कर सकते हैं? मतलब अभी जैसे एग्जांपल बच्चा रुकते रुकते उनका एज पार हो गया, एग्जांपल 30 हो गया, 40 हो गया या 50 हो सकता है, कितना एज से आप ले सकते हैं? मतलब डिपेंड करता है सर, उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका एग का रिजर्व कैसे है। क्योंकि हम लोग जैसे कि फीमेल का एग का रिजर्व बोलते हैं और मेल का स्पर्म का काउंट बोलता है। काउंट और रिजर्व बोलने में भी डिफरेंस है। अच्छा। फीमेल्स लोग का एग का रिजर्व इसलिए बोलता है कि उन लोग जब माँ का पेट से पैदा होता है, जितना अंडा लेके आया है उतना ही अंडा वो खर्चा करेगा, तो रिजर्व धीरे धीरे उम्र के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। मेल का काउंट इसलिए बोलता है कि मेल का टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होते रहता है, दैट्स व्हाई इट इज काउंटेड। इवन 100 इयर्स तक भी बच्चा पैदा कर सकता है डेफिनेटली, बट फैक्ट्री तो खराब होते जाएगा ना विद एज, ऐसे नहीं। अच्छा, तो रिजर्व का बात करेगा, थोड़ा सा पूछेगा आपको। मतलब लड़की एक है, वो लड़की मतलब अभी शादी करने दिल नहीं है, मतलब उसको बाद में करना है शादी, उनको प्रोफेशन का वजह से या जो भी एक रीजन से थोड़ा डिले शादी करेगा, लेकिन वो अपना एक को यहाँ पे आगे लेके हार्वेस्ट करके रख सकता है शादी से पहले? यस कंप्लीटली, बट देयर इज अ कैच हियर ना। आप एग को फ्रीज करके रखना, दैट कैन बी केप्ट फ्रोजन फॉर मिनिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10 years और मे बी मोर देन दैट। बट अभी रिसेंट हमारा ART एक्ट बोलता है कि यस यू कैन फ्रीज योर एग्स, बट आप ये एक्सपेक्ट करना कि आफ्टर 10 years के बाद जब एग को रिट्रीव करके थॉइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एग को फ्रोजन से लाइव में लेके आके उसके अंदर स्पर्म इंजेक्ट करके बेबी बनाएगा। जब बेबी बनाने का जाएगा तो चांसेस है कि वो एक अच्छा नहीं, खराब भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल में जैसा यस देन यू कैन नॉट ब्लेम कि आपका अंडा को फ्रीज करके रखा था लेकिन आपने 10 साल बाद यूज किया तो वो अंडा अच्छा नहीं रहा। अंडा अच्छा भी हो सकता है, अंडा खराब भी। और ऐसा केसेस हुआ है क्या पहले? मतलब या आपका यहाँ नहीं होने से भी दूसरा जगह में होता है क्या ऐसा? यस होता है। यहाँ पे तो अभी नहीं हुआ। एग्स कैन बी केप्ट फ्रोजन, वी कैन आल्सो फ्रीज एग्स, यस, लेकिन कौन वो हेडेक रखना चाहता है? सो इट इज ऑलवेज बेटर नॉट टू फ्रीज एग, फ्रीज एम्ब्रायो, बेबी को फ्रीज करके। हमारे यहाँ तो अगर आप रख देगा तो बाद में 10 साल के बाद मेरा एग खराब हो गया, आपको लेकिन एवरी कॉन्सेंट 100% पूरा फुल्ली आप एक को फ्रीज करके लीगली वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स हम लोग रखता है सो दैट इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा ठीक है, वो हम समझ गया। अभी मतलब पब्लिक का अवेयरनेस के लिए आप शॉर्ट में बता दीजिए, मतलब अब आईवीएफ करेगा, सपोज एक इनफर्टिलिटी अभी आज आपके पास आया, कपल आया, बच्चा नहीं हुआ, आपको आईवीएफ करेगा, तो प्रोसीजर 1 2 3 4 कैसे करके, मतलब शॉर्ट में आप बताइए कैसे स्टार्ट कैसे करता है? स्टार्ट जैसे कि हम लोग कपल को देखते हैं आईवीएफ करना ही है, तो उनको तो 2 टाइप का आईवीएफ होता है। एक होता है सेल्फ आईवीएफ जिसमें हस्बैंड का स्पर्म लेगा, वाइफ का एग लेगा, और दूसरा होता है डोनर आईवीएफ। डोनर आईवीएफ में मतलब सपोज फीमेल का एग कम है या मेल का स्पर्म कम है तो उसको डोनर आईवीएफ बोलता है। तो लेकिन डोनर आईवीएफ में भी दोनों का डोनर, जैसे कि मेल का भी खराब है, फीमेल का भी खराब है, तो उसमें भी स्पर्म लेगा दूसरा से लेगा, एग भी दूसरा से लेगा, ऐसे नहीं चलेगा। दोनों में से एक का होना ही पड़ेगा, मतलब आइदर माँ या पिताजी का। यस दोनों में से एक का होना पड़ेगा। तो सेल्फ आईवीएफ में हम लोग पेशेंट को जैसे सबसे पहले मेरे पास आते हैं, हम उसको आईवीएफ करेंगे बोलने से हम एक शॉर्ट हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीड्यूर करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी अंदर शॉर्ट जिए एक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का ऑपरेटिव प्रोसीड्यूर होता है। यूट्रस का अंदर को चेक कर लेते हैं कि इसका बच्चा बैठने का जगह ठीक है ना नहीं है। देन फिर पेशेंट को हम कुछ टैबलेट्स वगैरह देके मेंस को रेगुलेट करके देन 11 डेज का हम लोग इंजेक्शन देते हैं। 11 डेज का इंजेक्शन देने के बाद फिर हम लोग वन फाइन डे हम लोग उनको ओटी में ले जाते हैं। उसमें 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का हम लोग हल्का सा बेहोश करते हैं। उसके बाद अंडा को हम लोग पिकअप करते हैं अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हम लोग एग पिकअप करते हैं। एग पिकअप जिस दिन एग पिकअप होगा हस्बैंड उस दिन स्पर्म भी देगा, तो वो कलेक्ट कर लेगा, दोनों को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं। तो बेबी जब 3 डेज का हो जाएगा या 5 डेज का, जिसको ब्लास्टोसिस बोलते हैं, हम लोग फ्रीज करके रखते हैं। उसको ब्लास्टोसिस फॉर्म हो गया बल्कि आपको देखने वाला कोई माइक्रोस्कोप या कुछ यस है ना, हमारा सब अंदर में ही है, लैब के अंदर ब्लास्टोसिस बन गया डे 3 का हम लोग। तो उसमें मतलब बनना नहीं बनना मतलब उसी समय आपको पता चलता है, मतलब एवरीडे एम्ब्रायोलॉजिस्ट इसके लिए जो एम्ब्रायोलॉजी लैब है उसमें हमारा 2 एम्ब्रायोलॉजिस्ट है, तो दोनों देखते हैं। हमारा एम्ब्रायोलॉजिस्ट जैसे हमारा कीपा येलुम, मिस कीपा येलुम है, शी वाज वेरी सिंसियर, शी वर्क्स हियर
तो और उसका 3 दिन में देख लिया ना, 3 दिन में उसके बाद उसको फ्रीज करके रख देते हैं ना, हम लोग उसको फ्रीज करके रख देते हैं एंड वी कॉल द कपल कि हम लोग बताते हैं कि आपका इतना एम्ब्रायोस बना है, आपका इतना एग्स निकला था, इतना एम्ब्रायोस बना है एंड वी विल ट्रांसफर दिस एम्ब्रायो आफ्टर 2 months। तो सपोज जिसका मई को अगर एग निकला, ये महीना को एग निकल के बेबी बनाया तो जून जुलाई अगस्त को ट्रांसफर होगा उसका। उसमें कितना ट्रांसफर करेगा, 1 या 2 3? नॉर्मली हम लोग 3 ट्रांसफर करते हैं बिकॉज ज्यादातर यहाँ पे डे 3 ट्रांसफर होता है। जिसका एग बहुत ज्यादा है, जिसका एग बहुत ज्यादा निकला तो उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट के लिए करते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में अगर 7 एग्स मिला तो ब्लास्टोसिस्ट 1 या 2 ही बनता है, तो रिस्क रहता है। तो इसीलिए हम लोग अगर जिसका ज्यादा एग्स बना तो उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट करते हैं, और जिसका कम मिला तो हम लोग उसको डे 3 ट्रांसफर करते हैं। मतलब 3 बच्चा डाल देगा? 3 डालते हैं। तो तीनों में से फिर तीनों ट्रिपलेट होगा? मतलब अगर 3 में से 3 ग्रो किया तो ट्रिपलेट होगा। तो वी ऑलवेज प्रेफर की ट्विन। 3 में से मतलब ज्यादातर कितना होने का चांसेस होता है? 3 भी होने का चांसेस होता है। तो 3 होने से फिटल रिडक्शन करते हैं। 11 to 12 वीक्स जब हो जाएगा तो उसको एक इंजेक्शन देता है बेबी का हार्ट में थ्रू एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक इंजेक्शन देते हैं पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद एक बेबी को मार देते हैं, उसको फिटल रिडक्शन और 2 रह जाता है। यस, समटाइम्स जब फिटल रिडक्शन करते समय जब एक को मार रहा होता है दूसरा भी मर जाता है, तो एक भी बच जाता है, कभी कभी 3 भी खराब हो जाता है। तो ये कॉन्सेंट तो लेना पड़ता है। इसीलिए अगर आईवीएफ भी करता है, इसीलिए आजकल का न्यू कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको सिंगल एम्ब्रायो ही ट्रांसफर करना चाहिए आइडियली, एंड आइडियली 1 एम्ब्रायो शुड ग्रो। सिंगल प्रेगनेंसी ही बेटर है, क्योंकि एनी प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विंस, ट्रिपलेट्स वगैरह एक्चुअली दे कम अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो सिंगल प्रेगनेंसी, आईवीएफ में सिंगल प्रेगनेंसी इज मच बेटर देन ट्विन प्रेगनेंसीज। तो ट्विन प्रेगनेंसी नेचुरली हो या आईवीएफ हो, प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी इज मच बेटर। ओके, ठीक है, समझ गए। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये कि आप 3 ट्रांसफर करता है, उसमें से थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ना मतलब अब श्योर है कि अभी ग्रो होने जा रहा है, ट्विंस तो नो प्रॉब्लम, ट्विंस को रख देगा। अगर 3 होने से एक को आप लोग इंजेक्शन देके खत्म कर देगा। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद ग्रो करते पेट में बड़ा होते जाएगा, आप मॉनिटर करते रहेगा। उसके बाद समय आने पे डिपेंड करता है कि आप सीएस करेगा या अल्ट्रासाउंड कितना बार करेगा फिर फॉलो अप में? फॉलो अप में एवरी मंथ हम लोग करते हैं। एवरी मंथ करेगा। और डिलीवरी आपको कहाँ करना चाहिए? कभी कभी तो हम ट्रिम्स में भी देखता है आईवीएफ केस है बोल के उधर हम लोग दिखाई देता है। नहीं, मेरा बहुत सारा पेशेंट्स को भी मैं ट्रिम्स भेजता हूं। तो कहाँ में डिलीवरी करना चाहिए आइडियली? मतलब यहाँ करना चाहिए या कहीं पे भी करो जहाँ पे आपका बेबी का फैसिलिटी ठीक है, आपका सर्जन का टीम ठीक है, आपका हॉस्पिटल का फैसिलिटीज ठीक है और बेबी को केयर अच्छा देने वाला। तो देयर आर मेनी हॉस्पिटल, जैसे कि मेरा कोई बेबीज लोग को मैं हॉर्मिन हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे आईवीएफ केसेस बोल के मैं। तो आईवीएफ केस बोल के कोई अलग से ऐसा कुछ तो नहीं, एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद। लेकिन आईवीएफ प्रेगनेंसी इज प्रीशियस प्रेगनेंसी, वेरी प्रीशियस। अदर देन दैट अदरवाइज तो सेम ओनली, मतलब एक बार ग्रो हो गया तो नेचुरल प्रेगनेंसी या आईवीएफ हो जो भी हो, डिफरेंस नहीं, मतलब डिलीवरी तो प्रोसेस तो सेम ही है। आईवीएफ को भी नॉर्मल डिलीवरी करना है, सीएस करो या नॉर्मल करो, वो डिपेंड करता है कि वो मदर का जो भी प्रॉब्लम है, तो गायनोकोलॉजिस्ट विल डिसाइड ना कि उसको सीएस करना है या नहीं करना है। तो आपको ठीक है, अभी समझ गया पब्लिक लोग। तो अभी आपका सबसे मतलब सेटिस्फाइंग मोमेंट क्या है एज ए आईवीएफ एक्सपर्ट ना? आपको ठीक है, गायनोकोलॉजिस्ट तो पता है आपको डिलीवरी करना वो करना, वो तो अपन कॉमन ड्यूटी है, नॉर्मल ड्यूटी है। आप किसी को मतलब बच्चा जन्म दिला दिया, असिस्ट कर दिया। लेकिन आईवीएफ में आपको मतलब आपको क्या सेटिस्फाइंग मोमेंट क्या लगता है आपको? आईवीएफ में दोनों ही, एक तो दुख भी लगता है। एक मेरा पेशेंट है, आई टेल यू, वो मेरे पास आया फर्स्ट टाइम, आईवीएफ फेल हो गया। सेकेंड टाइम आया, फेल हो गया, बट शी डिडंट लीव मी। वो मेरे पास थर्ड टाइम आया, थर्ड टाइम में प्रेग्नेंट हुआ, बट मिसकैरेज हो गया। नाउ शी केम फॉर द फोर्थ टाइम, नाउ शी इज कैरिंग ट्विंस। तो दैट इज मतलब मेरे ऊपर इतना भरोसा करके मेरे पास आते रहे। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जिसको मैं सक्सेस नहीं दिला पाया हूँ, बट उन लोग भी मेरे पास आते हैं। तो अभी मेरे पास जैसे कि लास्ट वीक एक पेशेंट आया, they were married for 11 years and they were not having any baby. So finally उन लोगों को बेबी गर्ल मिला, so they were so happy, they brought a cake, हम लोग यहाँ पे केक काटा, 1 महीना हो गया था। That is the most yes, very satisfying moment होता है, that is more than anything else। ठीक है, वो अभी
अभी आपको हम लास्ट में पूछेगा, वो आप बताना नहीं बताना आपका वो ऊपर में है, कंपल्सरी नहीं है। ज़्यादातर हमारा ऐसा होता है कि नॉर्मली हमारा जो कपल लोग बस्ती से होता है, विलेज से भी होता है, सब लोग वर्किंग नहीं होता है, और बहुत लोग गुवाहाटी जाना, दिल्ली जाना या फिर कहाँ कहाँ जाके IVF करना उनको एक अफोर्डेबल का भी एक बात है। तो अभी हमारा 2 स्टेप में अभी अरुणाचल प्रदेश नाहरलगुन में ही IVF आप कर पा रहा है और बच्चा दे पा रहा है। तो बस्ती वालों के लिए या फिर हमारा जो नॉर्मल मतलब जो वर्किंग नहीं है, वर्किंग मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिसका फाइनेंशियल इश्यूज है, तो उनके लिए मतलब यहाँ पे मतलब अफोर्डेबल है क्या, मतलब इतना मतलब कॉस्टली है क्या, ना जस्ट एवरेज है, कितना रेंज में आप IVF निकाल सकता है? IVF कॉस्टली अफेयर तो होता है, डेफिनेटली इट कम्स एट अ सर्टेन कॉस्ट्स, लेकिन I'll tell you 1.5 लाख तो आराम से जाता है, प्लस मेडिकेशंस वगैरह चला जाता है। लेकिन आई फर्मली बिलीव चैरिटी भी इम्पोर्टेंट है। तो देयर आर सो मेनी पेशेंट्स, आई डू IVF इन चैरिटी, बट सचमुच जरूरत वाला कोई जरूरत है जो पे कर सकते हैं, दे शुड पे इनटू, जो यानी कि विदिन 1.5 में आराम से हो जाता है, मतलब एवरेज। मतलब अगर आप बिल्कुल नहीं सकता है तो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल नहीं सकता है बोलने से आपको आइडियली 2,05,000 तक खर्चा होता है। बट अगर आपका सपोज आप ही मुझे पेशेंट भेज दीजिए कोई, अगर आपका सचमुच ट्रबल है, सचमुच नहीं सकता है, अनएफोर्डेबल है, तो मेरे पास भेज दीजिए एट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और इवन वो भी नहीं होने से भी मैं IVF कर दूंगा। लेकिन सचमुच नीडी होना चाहिए। देखो, आई हैव टू रन अ हॉस्पिटल वेयर मेरा काम करने के और पेशेंट पैसा देने के कारण से हमारा स्टाफ का सैलरी भी होता है, तो आई कैन नॉट डू चैरिटी टू एवरीवन, बट आई विल डेफिनेटली डू चैरिटी टू समवन हु इज रियली इन नीड। सचमुच चाहिए, इसको प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आ जाओ, आई विल डू इट। चलो ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज संडे में बहुत वैल्यूएबल हम लोग पब्लिक के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कर दिया है, और आपको वंस अगेन आपने कंग्रेचुलेशन, आपने बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाया, और हमारा जो IVF का और हमारा जो पब्लिक के लिए एक मतलब क्या बोलेगा इसको, एक हिस्टोरिक बोल सकता है IVF का हिस्ट्री में, कि आपका नाम ही लिखा रहेंगे। हमारा अरुणाचल का फर्स्ट जो IVF एक्सपर्ट और IVF बच्चा जो जन्म दिया है, उसके लिए आपको बधाई हो। और आप पब्लिक को अभी IVF के लिए आपको लास्ट अगर कुछ मैसेज देना हो तो दे दीजिए, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे। IVF फॉर फन के लिए नहीं करना है। IVF शुड बी डन ओनली, सपोज किसी का बेबी है, एक बच्चा है, दे शुड नॉट गो फॉर IVF। एक बच्चा काफ़ी है। सचमुच किसी को IVF का जरूरी उनको होना चाहिए जिसका है ही नहीं, एक भी बच्चा नहीं है, आइडियली दे शुड गो फॉर IVF। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे सपोज किसी का 2 लड़की हो गया, अभी फाइनल ट्राई करेगा एक लड़का होने के लिए, तो ये सब नहीं करना चाहिए। IVF जेन्युइनली करना चाहिए, और IVF को समझ के करना चाहिए। दिस इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। अल्टीमेट IVF से भी ऊपर है, भगवान है। तो IVF आपको 30 to 40% सक्सेस रेट देता है, एंड IVF में ओवर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि IVF में आउटकम में थोड़ा सा आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, आउटकम में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। बट यस, आपका किसी का कुछ उपाय नहीं है, देन ओनली IVF इज द लास्ट रिजॉर्ट। IVF से भी नहीं होता है, देन एडॉप्शन। एडॉप्शन का आपका यहाँ में ऑप्शन है क्या? नो एडॉप्शन के लिए तो आपको एडॉप्शन सेंटर में जाना होगा। नो हॉस्पिटल इज एलिजिबल फॉर एंटाइटल फॉर एनी एडॉप्शन। यहाँ से कोई भी बेबी किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, एक चीज़ पूछना भूल गया आपको, बैंक का बारे में। आपके पास यहाँ में स्पर्म बैंक या ओवम बैंक ऐसा कुछ है क्या? मतलब जो नहीं है उसको लेने के लिए ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट का हिसाब से देयर आर 2 थिंग्स, ART क्लिनिक एंड ART बैंक। तो ART क्लिनिक, सरोगेसी क्लिनिक एंड ART बैंक, 3 होता है। 2 क्लिनिक, जैसे मेरा ये ART क्लिनिक है, बैंक नहीं है, ये बैंक नहीं है। सो व्हेन वी वांट एग, मतलब अगर हम लोग को डोनर चाहिए तो वी हैव टू गेट एग्स फ्रॉम रजिस्टर्ड बैंक, जो धारा बैंक है। नियरेस्ट आप लोग कहाँ से लेते हैं? कोलकाता से जो धारा बैंक है, दैट इज रजिस्टर्ड बैंक। तो रजिस्टर्ड बैंक से आप किसी को लेके डोनर नहीं बना सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इन केस अब अगर कोई बोलेगा कि आपका यहाँ पे एक ठीक नहीं है, तो आपको लेना है बोलने से आप कलकत्ता से मंगाएगा, हमको वो डोनर बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे चॉइस करेगा आप? मतलब उसके लिए भी पेशेंट को परमिशन चाहिए, आप कैसा टाइप का
Yes, yes. एक चाहिए। बैंक हैज टू सेंड अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स नीड। जैसे कि सपोज एशियन है तो एशियन टाइप का ही भेजना है। सपोज स्किन कलर टोन वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से ही भेजना है। जैसे पिताजी तो हमारे तो चाइनीज मंगोलॉइड है, तो उधर से जाके उधर का साउथ इंडिया जैसा लाइक तो एक भेजने से तो नहीं होगा। नहीं, हमारा यहाँ का मंगोलॉइड टाइप का ही भेजना पड़ेगा। एक जो भी एक भेजता है ना, ऐसा टाइप का आपका मतलब ऐसा होना पड़ेगा। उसके लिए भी तो पेशेंट को ही आप डिस्कस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, ये धार जो रजिस्टर्ड बैंक है, ये रजिस्टर्ड बैंक में कितना उस टाइप का मिलेगा, बिकॉज अब डोनर जो है, डोनर और जो इंटेंडिंग कपल होता है, वो कपल जो है वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दे हैव नो राइट टू कम्युनिकेट विद द डोनर। और डोनर को भी आप उसी समय में आप चॉइस करेगा ना, वो लोग एडवांस दे के नहीं रख सकता है ना। नहीं, डोनर को उन लोग कांटेक्ट, मतलब ART बैंक को उन लोग कांटेक्ट में है, कांटेक्ट करेगा एंड दे विल सेंड द डोनर। तो डोनर का एग्स हम लोग यहाँ निकालेंगे, और डोनर के साथ लेकिन जो कपल IVF करना चाहता है, वो कपल वो डोनर के साथ मिलने का कोई राइट नहीं है। मतलब दैट विल बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डोनर भी नहीं मिल पाता है और पेशेंट भी नहीं मिल पाएगा। yes, क्योंकि कल को आप डोनर बोलेगा मेरा अंडा आप यूज करके बच्चा बनाया है, तो बोल सकता है ना कि लेटर ऑन ये डोनर कैन क्लेम। यस बायोलॉजिकल मेरा है, बायोलॉजिकल मेरा है। तो लास्ट क्वेश्चन कि आपका इसमें रिस्क है क्या नहीं है, मतलब माँ को या जो भी हो, मतलब ये प्रोसेस में IVF में कोई रिस्क है क्या? डेफिनेटली रिस्क है, क्यों नहीं। क्या रिस्क है? बहुत सारे रिस्क है। इफ आई टेल यू पीपल, मतलब कॉमन रिस्क जैसे कि आपको अगर IVF प्रोसेस जो होता है, IVF प्रोसेस में हम लोग इंजेक्शन देता है, उसको हम लोग कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन होता है। तो कंट्रोल ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन ये इंजेक्शन के कारण से होता है। पहले ज़माने में ज़्यादा होता था, जिसमें हम एगोनिस्ट प्रोटोकॉल करता था, जिसमें ओवरी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एक पिकअप के बाद पेट फूलना शुरू हो जाता है, तो वो सब होता था। लेकिन आजकल एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल जो हम लोग चलाते हैं इंजेक्शन रिसेंट अभी जो है, उसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत कम रहता है। तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क रहता है। देयर आर वेरी 0.1% चांसेस और मे बी लेस देन दैट, अगर कंटिन्यूस ओवरी को स्टिमुलेशन करते, एनीथिंग विच इज स्टिमुलेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, चांसेस ऑफ ओवेरियन कैंसर भी होता है। ओवेरियन कैंसर हो सकता है, उसके बाद डेथ वगैरह हो सकता है, रिएक्शन एम्बोलिज्म वगैरह ऐसा डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि आपको वो सब हाई रिस्क होने से ना, ये रिस्क जिसका ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, जिसका हार्ट में प्रॉब्लम है, कभी कभी मेडिकल साइंस इज नॉट परफेक्ट साइंस ना, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी को भी। अदरवाइज इट इज रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर। यस, रिलेटिवली, कंपैरेटिवली एंड एब्सोल्युटली सेफ है। But none of the procedures in medical fraternity or in medical science is 100% safe. आप एक छोटा सा इंजेक्शन से भी रिएक्शन होता है, तो it is very difficult to say कि, but relatively or absolutely, if I'll term absolutely safe, IVF is an absolutely safe procedure. Okay, चलो ठीक है, thank you so much. Thank you.